स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, पिछले टर्न पर हम अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय तो नोट भी करवा दिया है। अब आपकी जो हेडिंग बच रही है, एक तो है लौह चुंबकीय और एक वक्र है VH वक्र, ठीक है ना। इनको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं बीच में कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूं, ठीक है ना। तो आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, सभी लोग अपनी अपनी। मैंने आपको पहले ही 2-3 दिन पहले बोल दिया था कि आप क्वेश्चन ट्राई करना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक बार तो ट्राई जरूर किए होंगे, ठीक है। अब जो भी आपसे हुआ ना हुआ, हो गया है, फिर भी देखना है। क्वेश्चन का वीडियो है, पूरा देखना है भाई, इसके बिल्कुल नहीं करना है। जितना मैं समझाऊं वो पूरी बात अपने को समझनी है। आती हो तो भी समझनी है और नहीं आती हो तो समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 194। क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों, और स्टार्ट करता हूं मैं पेज नंबर 194 से। सब बच्चे बुक निकाल लें और क्वेश्चन पढ़ें मेरे साथ साथ एक बार, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर है। दो चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी जो ध्रुव प्रबलता है वो एकांक है, यानी कि 1 है। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा। बच्चों, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल आप जानते हो कि कूलाम के नियम में, इसमें यहां तो बात करूंगा चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल। और जैसा कि बच्चों आप कूलाम के नियम में जानते हो, कूलाम का नियम था F बराबर K(Q1 Q2 अपॉन R²) आवेशों के लिए। तो उसे इसमें चेंज कर दो। K का स्थान कौन लेगा, कांस्टेंट का स्थान। तो यहां पर कांस्टेंट होता है μ0/4π। स्मॉल q का स्थान स्मॉल m ले लेगा और दूरी R² हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता दोनों की एकांक है, M1 M2 की जगह 1, और मात्रक आपको पता ही होगा एम्पियर इंटू मीटर। दूरी 1 मीटर बोला है। अगर दोनों आंकड़े जमा के देखें हम, μ0 की वैल्यू कितनी है, 4π × 10⁻⁻⁷, और नीचे कितना है 4π। M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1, और R², 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फोर्स बन के तैयार होगा 10⁻⁷ न्यूटन। कुछ कहानी समझ में आई कि अगर चुंबकीय ध्रुव, जो दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं, इनकी प्रबलता एकांक है, इनका ध्रुव सामर्थ्य एकांक है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना होगा बच्चों, 10⁻⁷ मीटर। उम्मीद है बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको कूलाम का नियम याद है, उसी से कंपेयर किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए बच्चों। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा। लेकिन ध्यान से, जो ये बात कर रहा है अतिचालक पदार्थ की। अब यहां 2-3 बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनना, बोर्ड में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अतिचालक क्या है और अतिचालकता क्या है और अतिचालक पदार्थ क्या है। चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा कि हम धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ते हैं। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रो और आर दोनों बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर हम टेम्परेचर कम करें, धातु की बात कर रहा हूं, धातु या मिश्र धातु, टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम। और कुछ में, सब में नहीं, कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं और इनका जो गुण है वो कहलाता है अतिचालकता। अब एक प्रभाव है मेसनर प्रभाव, चाहो तो आप साइड में नोट कर लें अपने हिसाब से। मेसनर प्रभाव यह कहता है कि अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। लिख लेना साइड में स्टार लगा करके। मेसनर प्रभाव क्या कहता है, अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा।
अब बच्चों सोचो, जब चुंबकीय क्षेत्र 0 है, क्या मैं समझ गया कि अति चालकता के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, और चुंबकीय क्षेत्र 0 है मतलब चुंबकीय बल रेखा ही नहीं है, और जब चुंबकीय बल रेखा नहीं है बच्चों तो क्या म्यू आर 0 होगा। अति चालक अगर पदार्थों की बात कर रहा हूं तो अति चालक पदार्थों के अंदर ध्यान समझना पूरे स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। सबसे पहले तो यह शब्द ही क्लियर होना चाहिए, अति चालकता चैप्टर नंबर 5 में पहुंच जाना। ताप कम करने पर धातुओं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। यह गुण अति चालकता, और ऐसे पदार्थ जिनमें यह गुण हो रहा है अति चालक कहलाते हैं। मेसनर प्रभाव कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र 0 है, और जब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र 0 है इसका मतलब चुंबकीय पारगम्यता, अब नाम तो याद हो गए होंगे, चुंबकीय पारगम्यता 0 है, प्रतीक रूप में लिख दूंगा, अगर पूरा याद ना हो तो म्यू आर कितना है 0। पर इसने पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 2 में चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ रहा है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है काई, और आप संबंध जानते होंगे बच्चों, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो यहां से अगर किसी को काई एम चाहिए कितना आएगा, म्यू आर -1, तो काई एम म्यू आर कितना है 0 -1, तो काई एम -1 आ गया। काई एम का मतलब हुआ कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कितनी आ गई, -1। उम्मीद है बच्चों आप सभी को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अतिचालक पदार्थ क्या है, अति चालकता क्या है, मेसनर प्रभाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है 0, चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा दिमाग में सीन आ जाना चाहिए, बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, और जब क्षेत्र 0 है तो बल रेखा कहां से गुजरेगी, तो बल रेखा कितनी होंगी 0, म्यू आर 0। फिर ये संबंध पता होना चाहिए कैसे आया, चुंबकीय प्रवृत्ति परिभाषा पता होनी चाहिए, I/H, पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अब इसमें से कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले आप कभी अटक नहीं सकते, मेरी गारंटी है। क्लियर है बच्चों, नोट करो। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। मुक्त आकाश की, बिल्कुल इसकी ही कॉपी कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, दोनों कंपेयर भी करा दूंगा फिर मैं, यही देख लो बच्चों। बात कर रहा है मुक्त आकाश। अब आप समझो जरा, समझने का ही खेल है। मुक्त आकाश से मेरा मतलब क्या होता है बच्चों, मुक्त आकाश से मेरा मतलब है कि जब दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ना तो आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा, ना आपने अणुचुंबकीय रखा, और ना आपने लौह चुंबकीय रखा। क्योंकि जब आप प्रतिचुंबकीय रख दोगे तो बल रेखाएं कम हो जाएंगी, अणुचुंबकीय रख दोगे तो बल रेखाएं हल्की सी बढ़ जाएंगी, और लौह चुंबकीय में बल रेखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मुक्त आकाश का अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो मुक्त आकाश का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये एन है और ये एस है, बिल्कुल सीधी सीधी बल रेखा है, ये डायग्राम बनेगा। तो जब मुक्त आकाश की हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि चुंबकीय पारगम्यता का मान होता है 1। मैंने आपको 4-5 चुंबकीय पारगम्यता बताई थी ना। मुक्त आकाश के लिए 1, अतिचालकता में 0, प्रतिचुंबकीय में 1 से कम, अणुचुंबकीय में 1 पॉइंट समथिंग, लौह चुंबकीय में 1 से थोड़ा सा बड़ा। क्लियर है कहानी यहां तक। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी है 1। अब चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है, आप संबंध जानते हो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, देन काई एम इज इक्वल टू म्यू आर -1, नेक्स्ट काई एम इज इक्वल टू 1 - 1, नेक्स्ट काई एम इज इक्वल टू 0। मतलब मुक्त आकाश के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति 0 आती है। बच्चों रटने की तो कतई जरूरत है ही नहीं है। अगर रटना है तो मैं आदत है रटने की, तो म्यू आर को रटो, काई को कभी भी मत रटना। हम 1 सेकंड के अंदर, ये तो मैं खूब आपको डीपली और बिल्कुल स्लो मोशन में कि कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज में 1-1 सेकंड में आप इनका जवाब दे सकते हो म्यू आर को सोच करके। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको बहुत ढंग से तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना। तो आप जल्दी से इनको आप नोट कर लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लिया आपने। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट से ही आप बाद में अपने नोट्स लिखना, और आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें सर ने क्या समझाया ऐसे करके, तब आपके दिमाग का थोड़ा बहुत विकास होगा भाई ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो सब। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर पूरा चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे आपने पढ़ लिया है ना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा मतलब विश्वास रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और अल्प किसके लिए होता है? एग्जाम्पल है लोह चुंबकीय, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और उपरोक्त सभी। ऋणात्मक और अल्प याद करो, 3 तरह के पदार्थ थे, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो बच्चों आपको याद होगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ याद आया कुछ आपको कि जब आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा था, मान लो ये है N और ये है S, ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो बीच वाली तो गुजर जाएगी, तो जो यहां के गुजरनी थी वो बच्चों थोड़ी सी धक्का खा करके निकलेगी, जो यहां के गुजरनी थी वो थोड़ी सी धक्का खा के गुजरेगी। कुछ सीन ऐसा ही होगा क्या? मतलब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या μr 1 से कम हो गया, μr 1 से कम हो गया। हमें तो काई चाहिए, तो μr = 1 प्लस काई होता है, काई = μr - 1 होता है। μr चूंकि 1 से कम है, दिमाग में लिया 0.5 मान लो, 0.5 में से 1 जाएगा तो अल्प और ऋणात्मक, मतलब जो काई m है वो कैसे आएगी बच्चों? अल्प और ऋणात्मक। अब क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि कौन से पदार्थ हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है भाई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता। देखो सारे क्वेश्चन उन दो ही संबंध में चल रहे हैं, मैंने कहा था ना बहुत काम का है। आपेक्षिक पारगम्यता कितनी दे रखी है? 1.000 और भी एक 0 है, 1 है। आपेक्षिक पारगम्यता 1.001 है। तो ये पदार्थ किस प्रकार का होगा? बच्चों ध्यान से देखो कि जो μr है, आपेक्षिक पारगम्यता का मतलब क्या होता है? μr वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, मात्र हल्का सा, बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है। 1.00001, अरे 1 से हल्का सा ज्यादा है। और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें μr 1 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है? तो आप तुरंत समझ जाओगे सर ये तो कौन से हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ हों। मेरी बातों को समझ रहे हो बच्चों? अगर यही सवाल होता कि आपेक्षिक पारगम्यता 0.999 है तो आपका आंसर होता शायद प्रतिचुंबकीय, और यही सवाल होता कि आपेक्षिक पारगम्यता 1.2 है तो आपका आंसर होना चाहिए था लौह चुंबकीय। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। चुंबकीय आघूर्ण। अब कोई बच्चा कहे सर मान लो हमें तो यहाँ कुछ भी याद नहीं आया, अब बताओ हम आगे कैसे बढ़ें? तो मैंने कहा बेटा चैप्टर नंबर 1 में पहुंच जाना। द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या था? P = Q × 2a, P = Q × 2a। तो यहाँ P का स्थान कौन लेता है? कैपिटल M, Q का स्थान स्मॉल m, और 2a का लंबा मतलब स्मॉल l, यानी कि प्रभावकारी लंबाई। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है वो है स्मॉल m × l। तो क्या आप अब इसका मात्रक बना सकते हो बच्चों? सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैपिटल M का मात्रक होगा स्मॉल m का मात्रक इंटू l का मात्रक। स्मॉल m चुंबकीय आघूर्ण याद है एम्पियर इंटू मीटर, और लंबाई का मीटर। जब गुणा करके देखा तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। और आपको सुन के अचंभा होगा कि इस पर शायद 2019 में सीधा क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर का था। ध्रुव प्रबलता इतनी है, प्रभावकारी लंबाई इतनी है, आघूर्ण कितना होगा? कुछ ही तो नहीं करना था, खाली गुणा करना था, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। चलो एक स्क्रीनशॉट लो इनका जल्दी से, 4, 5, 6 का, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर इंटू एम्पियर बटे मीटर किसके बराबर है?
और ऑप्शन में कुछ जूल, न्यूटन, हेनरी, वाट कुछ ऐसा है। देखते हैं क्या आता है, हमें रटना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, कितना है, वेबर इंटू एम्पियर बटे मीटर। देखना ध्यान से, वेबर इंटू एम्पियर बटे मीटर, वेबर इंटू एम्पियर बटे मीटर। मुझे यह देखना है कि यह मात्रक किसका है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो बच्चों सारे यूनिट तो किसी को याद नहीं है, और क्यों याद करें, हम कहां तक याद करेंगे, कोई लिमिट थोड़ी है ना। सोचते हैं वेबर इंटू एम्पियर बटे मीटर। अच्छा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट हो सकती है यहां पर। अब आप सोचिए फ्लक्स के बारे में आप क्या सोच जानते हो भाई, हम तो एक जानते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा ना लिखकर इसको बी ए कॉस थीटा लिखने तो कोई बुराई है किसी को, फाई बी। भाई चुंबक वाले चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, आपको सर हमें कैसे पता चलेगा कि चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। भाई पेपर में क्वेश्चन आ गया तो अभी तो हमें पता है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये, और चैप्टर नंबर 8 में विद्युत फ्लक्स तो है ही नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल, जहां एम्पियर मात्र काम में आ रहा है। एम्पियर मतलब करंट बह रहा है, और जब करंट बह रहा है बच्चों तो विद्युत फ्लक्स की तो बात ही नहीं कर सकता मैं। विद्युत फ्लक्स की बात कब करता है, कूलाम आता। अगर ऐसे सूत्र में वेबर के साथ अगर कहीं कूलाम आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि सर ये विद्युत फ्लक्स की बात करवा रहा है, और अगर एम्पियर दिख जाए तो आप समझ जाना कि चुंबकीय फ्लक्स की बात करवा रहा है। अब फ्लक्स का सूत्र अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, हालांकि चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत में चुंबकीय फ्लक्स से ही करने वाला हूं, पर फिलहाल तो मुझे काम करना है। तो एक फ्लक्स का सूत्र आपको मैंने पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत में यहीं से की थी, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। वो विद्युत था, चुंबक में कन्वर्ट किया तो फाई वी हो गया, ई की जगह बी ए कॉस थीटा, सब कुछ एक जैसा है। चलो सर, इसके फ्लक्स का मतलब वेबर को मैं किससे रिप्लेस करूं ये देख रहा हूं। फ्लक्स का मात्रक तो आ जाएगा क्या, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, चैप्टर नंबर 7 में जाओ बच्चों, टकला, टेस्ला। पर टेस्ला रखने से कोई काम नहीं बनेगा। अगर आप टेस्ला रख दोगे, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, यहां जमाओगे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर तो मीटर से मीटर कट जाएगा, पर टेस्ला इंटू एम्पियर ऐसा आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब टकला काम ना करे, जब टकला काम ना करे, तो मैंने वहां एक मात्रक और याद करवाया था, एक सूत्र आया था ना, एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा। याद कीजिए आप, एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक प्रबल, यहां से मैंने आपको बी का सूत्र निकालना सिखाया पहले, एफ अपॉन कुछ पुरानी बातें हैं याद आ जाए तो वही बोलना। अब मात्रक की बात करूं तो बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर। मतलब मैं चाहूं तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर कर सकता हूं। रही बात क्षेत्रफल की तो यह बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और कॉस का कोई मात्रक होता ही नहीं है। कॉस थीटा तो एक अनुपातिक राशि है ना, जैसे कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार का भी मीटर, कर्ण का भी मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं बचेगा। अब इसको देख लो कितना आ गया, मीटर ने मीटर मार दिया, अब बच गया वेबर को हम चाहें तो क्या लग सकता हूं, न्यूटन इंटू मीटर बटे एम्पियर। वेबर भाई साहब को लेकर ऊपर गए हम, इसमें मान जमाया तो वेबर की जगह जमाया मैंने न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, और गुणा करना है बच्चों एम्पियर बटे मीटर से। तो मीटर ने मीटर मार दिया, एम्पियर ने एम्पियर मार दिया, बच क्या गया न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। कहानी समझ में आई? हो सकता है कि कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो, मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर दूं इसको, सुनना थोड़ा सा ऐसा ही है। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है भाई, क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा तो आपसे नहीं हुआ होगा, पूरा विश्वास है। बहुत कम बच्चों से ही हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो जिसको पूरी डीपली नॉलेज है, वो पूरी बात समझ रहा होगा, वो इसको कर सकता है। दोबारा समझते हैं, वेबर गुणा एम्पियर बटे मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये मुझे सोचना है। जब मैं ऑप्शन की ओर गया तो भैया एम्पियर और मीटर को तो मैं तोड़ूंगा ही किसमें, क्योंकि ये तो मूल मात्रक हैं। तो तोड़ने का विकल्प हमारे पास केवल किसका है, वेबर का। समझिए ध्यान से। अच्छा सर, वेबर तो फ्लक्स का मात्रक होता है, ये आपको याद आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 सेकंड पहला दूसरा पढ़ा है तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वेबर किसका मात्रक है, फ्लक्स का मात्रक है। अब आगे बढ़ाता हूँ कहानी को। सर फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये बन जाता है कि वेबर को किसका मात्रक माना जाए।
विद्युत फ्लक्स का कि चुंबकीय फ्लक्स का। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि बेवर के साथ क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, और जब करंट बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनता। अगर यहाँ कूलाम होता तो आप किसका मात्रक मानते हैं, इसको विद्युत फ्लक्स का, पर फिलहाल किसका मात्रक मानना होगा, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है सर। फ्लक्स का सूत्र याद करो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, चुंबक में वी ए कॉस थीटा। मात्रक की बात करें तो फ्लक्स का तो बन जाएगा बेवर, बी का एक तो होता है टेस्ला, पर टेस्ला से यहाँ काम नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे तो मूल मात्रक चाहिए एक तरीके से। तो बी की जगह मैं जमा सकता हूँ न्यूटन बटे चैप्टर नंबर 7 में भाई बहुत पढ़ाया है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और कॉस का कोई मात्रक होता नहीं है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब मैं बेवर की जगह न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर रख सकता हूँ। इस सूत्र में बच्चों बेवर की जगह न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर जमाया जाए और तो इनको देखो ये कट जाएंगे और क्या बचेगा, न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूटन, और ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है कहानी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। अन्योन्य क्रिया नहीं करता मतलब नहीं बनता। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से बनता है, त्वरित चुंबक से, स्थिर आवेश से, चल विद्युत आवेश से। चुंबकीय क्षेत्र देखो चुंबक से बनता है, त्वरित चुंबक से ही बनता है। त्वरित चुंबक का मतलब है चुंबक को अगर मैं गति करवाऊं तो भी तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। स्थिर आवेश से और चल विद्युत आवेश से, स्थिर आवेश से नहीं बनता क्योंकि स्थिर आवेश से केवल और केवल क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। चल आवेश मतलब गतिशील आवेश से तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों चैप्टर नंबर 1 में भी है, 7 में भी है और 8 में भी है। और मैंने फिजिक्स की शुरुआत पहला लेक्चर अगर कोई बच्चा देखता है तो ये उसको पहले पन्ने पर ही मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रति चुंबकत्व का कारण क्या है। अब इसका ऑप्शन देखो आप एक बार, इलेक्ट्रॉन की कक्षा गति, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ज्यादा बढ़िया जो आंसर है वो है युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। सही कर लेना किताब में, थ्योरेटिकल आंसर है, आप संभालोगे, याद कर लेना। प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। प्रति चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ऑप्शन चेक करना, अनंत, 0, 100, कोई नहीं। आप याद करो प्रति चुंबकीय पदार्थ जैसे पानी है, प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है, पानी। जब आप पानी के पास चुंबक ले जाते हो तो क्या आपने देखा है कि पानी बहुत तेज दूर चला गया। जैसे लोहे के पास चुंबक ले जाओ आप, हल्का सा लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है और चुंबक ले जाएं तो लोहा बहुत तेज खिंच के आता है। इसका मतलब लोहे में चुंबक का तो बहुत ज़्यादा बना है। आप एक गिलास में पूरा ढंग से पानी भर लें, फिर उसके पास चुंबक ले जाए ना बहुत बहुत सावधानी से, तो आप महसूस करोगे, हो सकता है कि ना भी करो शायद, कि पानी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ना के बराबर। मतलब उसमें प्रतिकर्षण बल बहुत कम है। और बहुत कम क्यों है, क्योंकि जो प्रतिचुंबक तो बन रहा है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। आप इसको शून्य भी कह सकते हो। अगर इसमें ऑप्शन में होता अत्यंत कम, अगर ऑप्शन में होता अत्यधिक कम तो हम अत्यधिक कम लगाते, पर फिलहाल यहां क्या लगाएंगे, 0। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता। लौह चुंबकीय पदार्थों की क्वेश्चन नंबर 11 भाई बात कर रहा है ये लौह चुंबकीय पदार्थों की। किताब में हो सकता है पुरानी किताबों में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता का मतलब होता है म्यू आर, और याद होगा बच्चों म्यू आर तो ग्रेटर देन 1 होता है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। सरल क्वेश्चन है और बहुत समझा दिया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक शून्य कहां होगा। ऊर्ध्व घटक कहां शून्य होगा, बाहर ध्यान से देखना। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, अब सोचते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक थे, आप याद करो। मैं ऐसे बनाया करता था ना कि ये भाई साहब हमारे चुंबकीय जाम में उत्तर है, ये है चुंबकीय सुई। भूचुंबकत्व के अभी याद करो आप, तो मैं कहता था कि ये कौन थीटा नदी कौन था, तो इधर जो घटक आता है वो आता है क्षैतिज घटक। कितना,
v cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर कितना आता है v sin थीटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षैतिज कहां जीरो होगा, क्षैतिज है कितना, BH है कितना, b cos थीटा। अब ये कहां जीरो होगा, मतलब b cos थीटा का मान जीरो होना चाहिए, तो b तो जीरो है नहीं है, इसका मतलब cos थीटा जीरो होना चाहिए। और cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा का मान कितना होगा 90, और थीटा एक्चुअल में है क्या है यहाँ पर बच्चों, नति कोण। थीटा है क्या है, नति कोण, और नति कोण 90 का होता है ध्रुवों पर बच्चों। कहां पर, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं, पहले आंसर समझ लीजिए एक बार, कि कोई पूछे कि ऊर्ध्व घटक कहां जीरो है, तो आंसर क्या आएगा, ध्रुव। और यही सवाल होता, सॉरी मैंने गलत कर दिया शायद यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्ध्व घटक कहां सुने, ये तो मैंने क्षैतिज कर दिया भाई। अगर क्वेश्चन ये होता कि क्षैतिज घटक कहां शून्य है, दोबारा समझिए, क्षैतिज कहां शून्य है, तब तो आंसर क्या आता, ध्रुव। और ऊर्ध्व में आप समझ गए होंगे कहां, भूमध्य रेखा। आप ऐसा समझें इस बात को, नति कोण में मैंने पढ़ाया था कि ध्रुवों पर तो सुई बिल्कुल सतह के लंबवत रहती है, तभी तो कोण 90 बना है, और भूमध्य रेखा पर कैसी होती है, समांतर। तो जब सुई समांतर है मतलब ऊर्ध्व घटक जीरो है, और जब सुई ऊर्ध्वाधर है मतलब क्षैतिज घटक जीरो है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊं क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, दोबारा देखिए आप, ऊर्ध्व घटक जीरो करवा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। अब बच्चों ऊर्ध्व घटक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, v sin थीटा। क्षैतिज b cos थीटा, ऊर्ध्व v sin थीटा, कितना है, जीरो। कब b तो जीरो है नहीं है, तो कब जीरो होगा, जब sin थीटा जीरो होगा। sin थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा का मान जीरो होगा। थीटा है नति कोण, और नति कोण कहां जीरो होता है बच्चों, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना आता है, जीरो। तो आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक कहां जीरो होता है बच्चों, भूमध्य रेखा पर। और अब दोनों घटक आपको समझ में आ जाने चाहिए कि क्षैतिज कहां जीरो है, क्षैतिज तो ध्रुवों पर जीरो है, और ऊर्ध्व कहां जीरो है, तो ऊर्ध्व भूमध्य रेखा पर जीरो है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के सतह पास का क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, अभी पढ़ाया नहीं आपको मैंने। सतह पास मतलब BH वक्र, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी हेडिंग है, उस दिन करा देंगे इसको। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, ये भी BH वक्र का ही सवाल है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, देखो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, वो आप याद करो कि जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो चुंबकत्व में कमी आती है, और एक निश्चित ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदलते हैं, अनुचुंबकीय में, उसे बोलते हैं क्यूरी ताप। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। उम्मीद है बच्चों ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन BH वक्र के हैं, BH वक्र पढ़ाऊंगा उस दिन करवा दूंगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि अब इन बात बचे हुए 13 क्वेश्चनों में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो एक बार भाई कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें कोई समस्या है कि नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों की, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्व तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भू चुंबकीय उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर रखी जाए। भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव मतलब है पृथ्वी के ध्रुवों पर, आसान बात करूं तो पृथ्वी के 2 ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रखी जाती है, तो ये किस दिशा में संकेत करती है। बच्चों याद करिए कि जब चुंबकीय सुई को ध्रुवों पर रखेंगे तो कोण 90 डिग्री का बनेगा ना, ध्रुवों पर रखा हुआ है तो कोण 90 डिग्री का है। अब आप सोचो कि आप यहाँ धरती पर खड़े हो और कोई चुंबक धरती से 90 का कोण बनाए, मैं देखो समझाऊंगा उसको। ये हो गई हमारी पृथ्वी, अंडे के आकार की गोल कैसी मान लो, ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य रेखा, यहां होते हैं ध्रुव, ये वाला और ये वाला। तो ध्रुवों पर हम पृथ्वी देखें कैसी है, तो मैंने कहा जहां पृथ्वी देखनी हो वहां स्पर्श रेखा खींच दो बच्चों,
ये हो गई स्पर्श रेखा। चुंबकीय, अच्छा दिशा बना दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। चुंबकीय सुई को लेके गई, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में, एग्जैक्ट ना रहती है खैर, पर आप तो यो मान लो एग्जैक्ट है। तो यहां चुंबकीय सुई लेके, चुंबकीय सुई ऐसे रहेगी, इस अवस्था में चुंबकीय सुई कैसी होगी, ऐसी, तभी तो एक कोण बनता है 90 डिग्री का। और यहां लेके गए तो यहां भी ऐसी रहेगी, तभी तो यहां कोण बनता है 90 डिग्री का। ये सब बच्चों को पता होता है कि ध्रुवों पर नति या नमन कोण 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें आप ध्यान से एक बार, कि जब चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने को स्वतंत्र है, उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर रखी हुई है, तो किस दिशा में इंगित कर रही है? आप सोचिए बच्चों, ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के लंबवत है ऊर्ध्वाधर। मान लो हम ध्रुवों पर खड़े हैं आज, जहां आप खड़े हो वहां सोचो ध्रुव में, तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के लंबवत यूं रहेगी इस तरीके से, तो ये ऊर्ध्वाधर है। कैसी है? ऊर्ध्वाधर। तो इसका आंसर होगा कि ध्रुवों पर, कोई सा ध्रुव हो, उत्तरी या दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई, बोलना बच्चों, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के ऊर्ध्वाधर होती है। और यही क्वेश्चन अगर भूमध्य रेखा के लिए पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर अर्थ ये हो जाएगी आपकी, चुंबकीय सुई तो उत्तर दक्षिण में ही रहेगी, तो भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी के समांतर यानी कि क्षैतिज हो जाएगी। ऐसे ही यहां भी तो भूमध्य रेखा है, तो यहां भी अर्थ कैसी हो जाएगी? क्षैतिज। क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस चीज को मैं और भी तरीके से समझ सकता हूं कि भाई देख, ध्रुवन पे कोण कितना बने? 90। और जब कोण 90 बनेगा तो चीज कैसी रहेगी? लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा डिटेल मत लिखना, इस समझाने का तरीका है, केवल आप ये आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार का नाम लिखो जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। दोबारा पढ़िए कि वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। अब जैसे ही दिमाग में आया चुंबकीय पदार्थ, 3 ऑप्शन क्लिक कर जाते हैं। प्रतिचुंबकीय हो सकता है, अनुचुंबकीय हो सकता है, और लौह चुंबकीय भी हो सकता है। पर बोल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ के प्रकार का नाम लिखो जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। याद करो बच्चों, ताप की बात आ जाए तो क्यों दिमाग में आएगा? और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? कौन से पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय। याद है क्यूरी का नियम? भाई चुंबकीय प्रवृत्ति जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की ताप पर निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उन पदार्थों का या उन प्रकार के पदार्थों का नाम लिखो जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आप लिखेंगे कि क्या लिखोगे बच्चों? विषुवत रेखा से भौगोलिक ध्रुवों की ओर। और अच्छा लिखो, क्योंकि ध्रुव तो चुंबकीय भी होते हैं। भौगोलिक ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे बच्चों, तो नति कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे 90 हो जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.085 है। ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि वो कौन सी प्रकार का पदार्थ है। कौन से प्रकार का मतलब वो प्रतिचुंबकीय है, अणुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 4, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो -0. कितनी है? कहाँ गया? 0.85 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव में तो एक ही पदार्थ की होती है, अल्प भी है और नेगेटिव भी है। और जब चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और नेगेटिव है तो बच्चों कौन सा प्रकार का पदार्थ हो सकता है? ये प्रतिचुंबकीय। अब आंसर आप बना लोगे ना पूरा, कि यदि चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी है तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। क्लियर? नेक्स्ट, धारणशीलता किसे कहते हैं? बच्चों BH वक्र में समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे पढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन नंबर 6, अणुचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। याद आया?
अणुचुंबकीय मैंने कहा था अगर पेपर में पूछा गया तो अणुचुंबकीय ही पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन, अणुचुंबकीय क्योंकि होता क्या है भाई, जैसा आप पढ़ रहे हो, मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे पता है ना आपने क्या याद किया है ना। मुझे पता है कि प्रतिचुंबकीय आपने महंगा महंगा सोना चांदी पानी रट लिया होगा। लौह चुंबकीय चैप्टर में शुरुआत से ही बताया जाता है आयरन कोबाल्ट निकेल। तो बच्चों का जो कम ध्यान रहता है वो किधर रहता है, अणुचुंबकीय की ओर। एग्जामिनर का ध्यान वहां ज्यादा पहुंच जाता है। तो आप लिख दो नासा, याद है आपको नासा? अरे रटाने की ट्रिक है रे यार, NaCl 2 बहुत है आपके लिए, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, केवल 2 याद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 7, अरे समझ में आ रहा है ना, रफ्तार तेज थोड़ी है भाई। वीडियो लाइक भी करनी है और कमेंट करना है। वही 50-70 बच्चे हैं जो करते हैं शायद, बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है सिर्फ हैं। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? 2 याम्योत्तर पढ़ाए थे आपको मैंने बच्चों। भौगोलिक याम्योत्तर, याम्योत्तर नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। याम्योत्तर एक तल है जो अक्ष से गुजरता है। अब अगर वो पृथ्वी के अक्ष, और अक्ष का मतलब क्या होता है, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, अगर वो पृथ्वी के अक्ष से गुजर रहा है, ये पृथ्वी का अक्ष है, और अब मैं अगर यहां हाथ लगा रहा हूं तो क्या मेरा हाथ पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यानी कि अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजर रहा है? इस अवस्था में इसका नाम है भौगोलिक याम्योत्तर। क्या नाम है? भौगोलिक। और चुंबक को जब लटकाते हैं तो वो थोड़ा सा कहां ठहरती है बच्चों? हल्का सा उत्तर दक्षिण में। तो ये उत्तर दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा मतलब चुंबकीय अक्ष हो गई। अब जो तल है वो है चुंबकीय याम्योत्तर। तो याम्योत्तर नाम आते ही दिमाग में 2 बातें क्लिक कर जानी चाहिए कि याम्योत्तर तो सर जी अक्ष से गुजरने वाला तल होता है। अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है उसे हम याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। परिभाषा में लिखूंगा नहीं, नोट्स में लिखा रखी है। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहेंगे बच्चों? तो आपका आंसर होगा चुंबकीय, पूरी ढंग से परिभाषा देखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला, ब्रैकेट में चुंबक के अक्षर डाल देना, ऊर्ध्वाधर तल। जिन्हें कम याद करना है वो चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल, केवल इतना काम चल जाएगा। पृथ्वी पर नतिकोण का मान 0, 90 कहां होता है? देखो कितने बार आ गया क्वेश्चन बच्चों, अभी भी नहीं बता पा सकते। 90 डिग्री कहां होता है? ध्रुवों पर, और 0 कहां होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। क्लियर कहानी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखो। मैंने कहा था नाम पढ़ते ही प्रतीक दिमाग में आ जाने चाहिए। अब तो भाई बहुत बार बोल दिया है। चुंबकीय पारगम्यता का मतलब है μr, और चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है काई, और संबंध उम्मीद है हर बच्चे को रट रहा होगा। अब देखो जरा लिखने का तरीका देखो, एग्जाम में सवाल आ गया कि माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखो। आप लिख के भी आगे μr = 1 + काई। हो सकता है कि एग्जामिनर 1 में से आधा नंबर ही दे, पॉसिबल है, और आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। उसको आपने बताया ही नहीं है कि μr क्या है, काई क्या है, बताना होगा ना, लिखना पड़ेगा बच्चों। यहां μr = माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और काई m = चुंबकीय प्रवृत्ति। हो सके अच्छा और अच्छा लिखना हो तो μr का, पर सॉरी इन दोनों का मात्रक तो कोई होता ही नहीं है, नहीं लिखेंगे। μr का भी कोई मात्रक नहीं है और काई का भी कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है बच्चों सबको? लिख लेंगे ना? अब इनको लिखने से क्यों टाइम पास करवाओ यार। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक लिखिए। ध्रुव सामर्थ्य m और चुंबकीय आघूर्ण M। तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक पूछ रहा है, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या है बच्चों? तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा, मैंने पहले ही शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ाया होगा, एम्पियर × मीटर। ध्रुव सामर्थ्य की पूरी कहानी याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कहानी सर ध्रुव सामर्थ्य की? पहली कहानी तो यह है कि चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता, कैपेसिटी, करने का गुण चुंबकत्व है, क्षमता ध्रुव सामर्थ्य है। अनुप्रस्थ काठ पर डिपेंड करता है। दंड चुंबक का बराबर रहता है क्योंकि उसकी मोटाई बराबर होती है। प्रतीक m है। s की बात करें तो -m, और n की बात करें तो +m। मोटाई लंबाई को कितना काट फाड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोटाई आधी कर देंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। और इसका मात्रक पूछा है फिलहाल तो खैर एम्पियर × मीटर।
क्वेश्चन नंबर 11 को इंपॉर्टेंट लगाओ, आ सकता है। उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा? नति कोण मतलब थीटा निकालना है बच्चों। जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक मतलब वीवी और क्षैतिज घटक का अनुपात 1/√3 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक तथा पृथ्वी के क्षैतिज घटक का अनुपात 1/√3 है। हमें उस जगह पर थीटा चाहिए। थीटा मतलब नति कोण का मान चाहिए बच्चों। जहां पहले ऊर्ध्व नाम लिया है ना, पहले देख लेना, क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है। पहले क्षैतिज कह दे फिर ऊर्ध्व कह दे, आंसर अलग आएगा, ध्यान रखना। तो पहले किसका नाम लिया था इसने? ऊर्ध्व फिर क्षैतिज, तो सही लिखा है मैंने। अच्छा, ऊर्ध्व घटक की वैल्यू कितनी होती है याद करो, v। ये होता है ना ऊर्ध्व, ये क्षैतिज, तो क्षैतिज कॉस है, ऊर्ध्व साइन है, v साइन थीटा। ये कितना होता है? v कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। b ने b को मारा, साइन बटे कॉस उम्मीद है सब जानते ही होंगे। tan थीटा और 1/√3 कहाँ होता है बच्चों? 30 डिग्री पर। चाहो तो 30 डिग्री लिख दो या π/6 भी चलेगा। अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा भाई। फिर आंसर जरूर लिखना क्या कि ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक का रेशियो 1/√3 वहां होगा जहां नति कोण 30 डिग्री होगा। चुंबकीय शैथिल्य क्या है? अगला क्वेश्चन, ये हम पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उम्मीद है जिस बच्चे ने पहला पाठ पढ़ा है उसने तो आंख बंद करके कर दिया होगा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से अक्षीय निरक्षीय स्थिति में समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र के मानों का क्या अनुपात है? पहले क्या कहा है? अक्ष, फिर क्या कहा है? निरक्ष। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, अक्षीय बिंदु। अब इसमें भी अंतर है कि पहले कौन सा बोल दी भाई, इसमें उल्टा बोलता बाई चांस तो कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉट थीटा 1/√3, 60 डिग्री आंसर आता, अलग अलग आएगा ना। तो इसमें पहले अक्षीय बिंदु बोला है, फिर कौन सा बोला है? निरक्षीय बिंदु बोला है, और इन पर हमसे अनुपात जानना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, अक्ष पर वैल्यू कितनी आती है? अगर मैं बात करूं द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव में तो अक्ष पर कितना आता है? 2kp/r3, और निरक्ष पर आता है kp/r3। यहां बात करें तो अक्ष पर तो आएगा 2, k की जगह μ/4π, p की जगह m/r3, 2kp/r3, और नीचे kp/r3। सब मर गए, क्या बच गया? 2/1 बच गया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत डीपली समझाया था। क्वेश्चन नंबर 14, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा जहां पृथ्वी के क्षैतिज ऊर्ध्व घटक समान है? दोनों 45 बराबर होंगे बच्चों, 45 डिग्री पर। फिर भी समझ लो, बोल रहा है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक समान है। क्षैतिज कितना आता है? b cos थीटा, ऊर्ध्व कितना आता है? b sin थीटा। b ने b को मारा, क्या बचा बच्चों? cos थीटा बराबर sin थीटा। दोनों पक्षों में अगर मैं cos का भाग देके देखूं तो 1 बराबर tan थीटा, और थीटा का मान 1 का होता है 45 डिग्री पर या π/4 पर। तो तात्पर्य ये निकला। अब मैथ वाले बच्चे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि सर देखो आप tan थीटा बराबर 1 ले रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंस में भी होता है। अरे भैया, हमारे नति कोण की औकात ही 0 से 90 तक है, तो अब और क्वाड्रेंस की बात करना ही बेकार है। इसका मतलब 45 डिग्री पर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब और कहानी सुनाऊं थोड़ी सी, आप सुनना चाहो तो। जब हम भूमध्य रेखा पर हैं तो पूरा का पूरा कौन सा है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर है ही नहीं है। और जब हम ध्रुवों पर हैं तो पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर है, वहाँ क्षैतिज नहीं है। मतलब जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गए ना तो क्षैतिज घटा, ऊर्ध्वाधर बढ़ा, घटते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई 45 पर दोनों बराबर थे। ठीक है ना। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों,
इसके बाद ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कल फिर देखते हैं और बचे कुछ सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा उन्हें बहुत मजा आया होगा। देखो आप जब ट्राई करते हो, आपने मान लो 1 से लेकर 15 क्वेश्चन पढ़े, आपने कहा कि पहला तो मेरे से इजी वे में हो गया, अब वो आज हो गया ना, तो मेरी गारंटी है जब भी आप जीवन में पढ़ोगे ना हो जाएगा, विश्वास रखना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा कि सर नहीं मजा नहीं आया, आप एक हल्का सा स्टार लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। एक बार जब आपने पढ़ा था, अब मैंने करा दिया, आप वापस पढ़ें। अब लग रहा है कि ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा, पहले आपसे मान लो 14 नहीं होता, आपने यहां भी स्टार लगा रखा है, दोबारा में लगा गया सर 14 अभी भी नहीं आया, तो इसका प्रमोशन कर दो। प्रमोशन समझते हो ना, डबल स्टार। अब जब भी आप एग्जाम दें, अब आपने एक बार और पढ़ा, फिर मान लो 4-5 दिन का हल्का का देखा, सब ये आ गया, ये आ गया, अच्छा इस पर भी आपने डबल स्टार लगा रखा था, आज ये फिर नहीं आया, इस पर 1 स्टार और प्रमोशन करो इसका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके हिसाब से आप महत्वपूर्ण लगाइए ना यार। आपको जो समझ में आ गया वो इजी है आपके लिए, जो नहीं समझ में आया वो महत्वपूर्ण एग्जाम में वही आएगा, आप ये मान लो। तो इसका मतलब इसी को छोड़ दें, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी आप एग्जाम वगैरह देने जाओ तो इन ट्रिपल स्टार वालों को ही पढ़ के जाओ, जल्दी है तो, अदरवाइज पूरा तो पढ़ के जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 15, दंड चुंबक को उसकी लंबाई के अनुसार 2 समान भागों में काट दें तो चुंबक के आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नोट्स में करा रखा है यार, वैसे देख लो। ये दंड चुंबक, लंबाई मान ली स्मॉल l, द्रव सामर्थ्य मान लिया m, तो चुंबक के आघूर्ण होगा कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू l। बोल रहा है कि लंबाई कैसे काटा है इसको बच्चों, कहां गया, लंबाई के अनुदिश इस तरीके से काट दिया। जब आपने इस तरीके से काट दिया तो बच्चों ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा आधा, लंबाई वही रहेगी। अब चुंबकीय आघूर्ण ये हो जाएगा, इसकी जगह कैपिटल M जमाऊंगा तो m डैश आ जाएगा m/2। कहने का तात्पर्य क्या निकला कि लंबाई के अनुदिश अगर काट दें तो आधा, लंबाई के लंबत काटता तब भी आधा होता, क्योंकि l आधा होता, और दोनों तरफ से काटता तो 1/4 गुना हो जाता। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवा रखा है। तो उम्मीद है 15 30 क्वेश्चन खूब पढ़े हमने आज के लेक्चर में। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं। स्पीड की ओर से आप बेफिक्र रहें, जब चाहें तब कोर्स करा सकते हैं अपन, है ना। जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं वो कैपेसिटी जानते हैं, कोर्स कराना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और कोर्स जल्दी करके जाना भी कहाँ है आपको ये बताओ। दिक्कत आएगी तो क्लास का टाइम बढ़ा देंगे, अपने पास तो उपाय है। पर जितना हम पढ़ रहे हैं, अब मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 से 8 तक मजबूत कर रखा है, तो आपके लिए फिजिक्स में कितना सा बचता है, 17 में से 8 कम कर दो, 9 चैप्टर बचे सर, 9 चैप्टर पढ़ना है। अब मान लो आपने पढ़ तो 8 लिए, याद सर एक भी नहीं है, तो फिर आप 0 पढ़ो आज भी। मेरी बात समझ रहे हो? इतना पुकारने का मतलब और इतनी गर्मी में वीडियो बनाना अपने आप में बहुत प्रबल काम है भाई। जरा टीचर की मेहनत को भी थोड़ा तजुर्बा दो और पढ़ाई में अपना फोकस करो। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उसका व्हाट्सएप मेरे को भेज देंगे, सर प्लीज इसको बता दो। अरे यार, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्लास में कराऊंगा तो क्यों? प्रयास करो कि आपका किसी, सर आप वैसे तो कहते हो कि कोई समस्या हो तो पूछो, अरे समस्या को ढंग की पूछो यार। जब मैंने वीडियो में जैसे मान लो क्वेश्चन करवाया, आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो रिप्ले करो ना, एक बार रिप्ले करो, फिर उसमें ये सर ये क्वेश्चन बता दो, और ये क्या तरीका होता है, आप करके भेजो, सर मैंने ऐसा किया है, अब आप इसमें देख दो क्या क्या कमी है। कुछ कमी होगी तो मैं बताऊंगा, ये नहीं होता पूछने तरीका, सर ऐसा करो 1 से 15 तक के क्वेश्चन बता दो। अरे ये क्या तरीका है भाई, ऐसे नहीं होता है ना। समझा दिया है, समझो, ये पढ़ा सर, ये कहाँ से आया, ये नहीं आया, इसको समझा दो। पूछने का तरीका ये होता है। उम्मीद है आपको ढंग समझ में आ रहा होगा। वीडियो कमेंट लाइक जरूर करना। बाकी फिर कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। अपना ख्याल रखें बच्चों, ठीक है।